बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। सफलता की राह में कठिनाइयाँ आती हैं, ये कौन नहीं जानता, मगर मंजिल वो पा ही लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू से बचाए, मछली पालकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित। पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेशी। अब समाचार विस्तार से। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू लगने की संभावना होती है। ऐसे में मवेशियों को धूप में नहीं निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। मछली उत्पादन में वृद्धि और मछली पालकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक मछली पालक जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ में 16 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। किसान भाई गर्मी के मौसम में पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें, इससे पशुओं को बीमारियों से बचाया जा सकता है। आहार संतुलित और पौष्टिक दे, साथ ही आहार में गुड़ और पानी की मात्रा बढ़ा दे, इससे पशुओं का समुचित विकास होगा और गर्मी से राहत मिलेगी। इस समय गर्मी के मौसम में आहार पे विशेष ध्यान दे करके आप इससे होने वाली हानि से बच सकते हैं। आहार में मुख्य रूप से एनर्जी की मात्रा हम लोग बढ़ाते हैं। आप कोशिश करें कि गुड़ की मात्रा आप लगभग 10% गुड़ की मात्रा आप उसके आहार में ज़रूर आप उसके आहार में ज़रूर उसको डालें, जिससे कि उसको एनर्जी मिलती है और गर्मी से लड़ने की जो है वो ताकत उससे आती है। साथ ही साथ पानी की उपलब्धता हमेशा पूरे दिन होनी चाहिए, स्वच्छ पानी और ठंडा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके साथ जो है विटामिन और मिनरल की मात्रा को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसमें लगभग आप जो आहार दे रहे हैं, जितना आप मिनरल्स और विटामिन की मात्रा दे रहे हैं, उससे लगभग 8 से 10% अगर बढ़ाते हैं तो इससे जो होने वाली हानि है उससे बच सकते हैं। पेचकी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ताकेशी और बिरसा अरबी 1 लगाएं। पेचकी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ऐसे कंपोस्ट और जैविक खाद का व्यवहार करने पर हर तरह की मिट्टी में पेचकी की खेती की जा सकती है। ध्यान रहे गर्मी में समतल जमीन में खेती करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दे या मल्चिंग करें। प्रयास हो 25 ग्राम के स्वस्थ बीज कंधी लगाएं। किसान भाई खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान ले। ये सभी जानते हैं कि कई पक्षी कीट पतंगों को बड़े चाव से खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम जानकारी का पिटारा खोल चुके हैं। जानकारी आपका इंतजार कर रही है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारी है जानकारी की, तो पहली जानकारी है मोटे अनाज की खेती, खाद्यान्न, पोषण एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर। लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मोटे अनाज द्वारा खाद्यान्न, पोषण एवं पर्यावरण सुरक्षा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के विशेषज्ञ डॉक्टर राजन कुमार ओझा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है मोटे अनाज के द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मोटे अनाज हैं क्या और कैसे हमारे किसान भाई इनका पहचान करेंगे। मोटे अनाज, जिसको आजकल श्री अनाज के भी नाम से पुकारा जा रहा है, और ये बहुत ही एक अच्छा पोषक तत्व का स्रोत होता है। इसको पौष्टिक भंडार भी कहते हैं। मोटे अनाज में आप के रूप में आज ये इस साल को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है।
इसका इतनी उपयोग करने की ज़रूरत है कि लोग या सरकार भी इस पर ध्यान देने लगा है। और इसको हम सभी बहुत पहले पुराने जो लोग के पूर्वज हैं तो वो लोग इसको उपजाते थे बहुत अच्छे तरह से, और आज वही चीज़ विलुप्त हो रहा था। तो इसको सरकार की तरफ से पहल किया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाना है। इसमें हम लोग के कार्यालय से भी, हम लोग के केंद्र से भी बहुत सारे एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं, जिसमें एक ट्रेनिंग देना है, जागरूकता कार्यक्रम कराना है और कुछ प्रशिक्षण भी किया जाना है। लक्ष्य रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिला स्तर पे हम लोग बढ़ाने के काम करेंगे। इसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देंगे और हम लोग का भी जो कर्मी है इसमें भरपूर सहयोग देंगे और लगाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि भरपूर मात्रा में उपज हो। लेकिन आप जो पूछ रहे थे कि मोटे अनाज क्या हैं, इसको मोटे अनाज में देखिए, मोटे अनाज दो तरह के हैं। एक तो मोटे दाने वाले हो गए और एक छोटे दाने वाले। मोटे दाने वाले में हम लोग ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ इसको हम लोग नाम रखते हैं। छोटे दाने वाले में सामा, कोदो, कुंदली, ये मोटे छोटे दाने वाले में। लेकिन छोटे दाने वाले अनाज जो है मिलेट्स, मोटे अनाज जो जिसको बोलते हैं, जो छोटे दाने के होंगे उसका पौष्टिक तत्व उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेरिजन टू मोटे अनाज। इसलिए इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस रखना है और इसको ज़्यादा उपजाऊ बनाना है। इससे बहुत तरह की चीज़ें हैं। ये इसका जो अनाज को उपज की बात बोल रहे थे, पौष्टिक की बात बोल रहे थे और पर्यावरण की सुरक्षा की बात बोल रहे थे। तो इसका उत्पादन और उपभोग दोनों पे सरकार का पहल है। उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाया जाए, उपभोग को भी ज़्यादा, इसलिए कि तरह तरह के जो आजकल मार्केट में मिल रहा है प्रोडक्ट, जो कि खास करके बच्चों के लिए सेरेलैक और ये सब चीज़ें, तो इसमें किसी न किसी रूप में ये पौष्टिक तत्व के रूप में काम करता है और मिलाया जाता है। और इसके हम सभी घर पे भी बैठ कर के इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा ये कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके जो क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिसको मार्केट में बेच भी सकते हैं और अपने भी उपभोग में ला सकते हैं। तो ये मेरा ये है। दूसरी बात है कि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये ऐसा अनाज है, इसमें उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक या दवा जो भी है इसका उपयोग बहुत कम होता है। ये आपकी जो खास कर जो बंजर भूमि है उसमें भी इसका उपज अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि परंपरागत जो खेती हमारे किसान भाई करते आ रहे थे, धान की खेती कर रहे थे और भी जो खेतियाँ करते आ रहे थे, उसके अलावा मोटे अनाज की अगर खेती करेंगे तो उनको किस हद तक आर्थिक मदद मिल पाएगी, कैसे उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाएगा? आज के परिप्रेक्ष्य में इसको नया ही बोलेंगे किसान भाई के लिए, चूँकि सभी लोग अपना धान, गेहूँ, मक्का और दाल, तिलहन फसल पे उपज को बढ़ावा देने में लगे हैं, सब्जी पे लगे हैं। लेकिन हम लोग का जो मौसम में जो बदलाव हो रहा है, इसको देखते हुए हम लोग को थोड़ा सा ऐसा भी विकल्प रखना होगा जिससे कि ऐसी फसल का चुनाव करें, ऐसे चीज़ें को लगाएं जो कि हम पानी कम रहे या बारिश नहीं हो पा रहा हो, मेरी मिट्टी उस टाइप की उपजाऊ भी नहीं है, बहुत सभी किसान नहीं उसको सुधार पाते हैं, जो हम लोग सुझाव दे पाते हैं फिर भी नहीं, उनके तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे स्थिति में भी अगर बंजर भूमि है, कम उपजाऊ भी हैं, ऊपरी भूमि है, वैसे स्थिति में या पानी कम हो रहा हो, बारिश कम हो रहा हो, अब सीजन हो, जो कि जैसे अभी मार्च अप्रैल के दिनों में क्या होता है कि खेत मैक्सिमम खाली रह जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग सुझाव देते हैं कि भाई ज्वार, बाजरा को आप लगा सकते हैं और लगा करके आप उपज को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो क्षमता होती है ये सूखारोधी का भी है, कीड़े मकोड़े को भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, कीड़े मकोड़े बहुत कम लगते भी हैं, इसका अपना नेचर भी है। और दूसरा है कि जो अभी के समय में हम सभी केवल धान गेहूँ लगा करके अपने यूरिया, DAP, रासायनिक खाद जो डाले जा रहे हैं वो भी बहुत कम, इसमें नहीं के बराबर डालना है। अगर आपके पास गोबर खाद है तो 4-5 टन डाल दिए अपने हेक्टेयर के लिए, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है और अच्छा उपज देगा। इस स्थिति में हम लोगों को ये सुझाव देते हैं कि भाई ऐसे मौसम में जो एक विकल्प बन पाए, अभी जो खाली खेत हैं तो ऐसे में हम लोग ज्वार का ये लगा करके, पशुओं के लिए आपका चारा की भी कमी हो जाता है। थोड़ा बहुत एरिया में भी अगर आप, चूँकि इसके जो डंठल होते हैं बड़े होते हैं, तो
तो इस तरह से दो तरह में आप चारा भी इसका, एक तो हरा रूप में और दूसरा उपज जब ले लिए अनाज के रूप में, तो उसका भी जो डंठल होगा वो भी 2.5 गुना के आसपास उसका उपज होता है इसका डंठल का। वो भी एक सूखा चारा के रूप में विकल्प बन जाता है, जो कि बरसात के दिनों के लिए या ठंडे के दिनों के लिए मान लो कि आपके पास कुछ विकल्प नहीं है, तो ऐसे में पशुओं के लिए भी ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो किसान भाई मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चली और कृषि विज्ञान केंद्र इसमें किस प्रकार सहयोग कर रहा है? किसान भाई को हम जानकारी देना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र का भरपूर प्रयास रहेगा कि पूरे जिला स्तर पर जहाँ भी किसान भाई को, एक तो मेरे मैसेज के माध्यम से हम ये सूचित करना चाहेंगे कि जिसको भी ज़रूरत होगा, मोटे अनाज को उपज बढ़ाना चाह रहे हैं, वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं, जो भी तकनीकी जानकारी चाहिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। एक तो प्रशिक्षण के माध्यम से, अगर व्यक्तिगत रूप से भी वो इच्छुक हैं तो वो हम लोग के से संपर्क करके और अपना कार्य को रख सकते हैं, अपने मन की बातों को रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें हम लोग प्रशिक्षण चलाएंगे और प्रत्यक्षण, कुछ एरिया में प्रत्यक्षण भी जो डोमिनेटिंग एरिया है जहाँ पर लोग लगा रहे हैं उसको भी हम लोग चाहेंगे कि और आगे बढ़ा करके धीरे धीरे, चूँकि वो देख करके उसके बाद से प्रक्षेत्र दिवस भी मनाएंगे, जिससे कि आगे वो अगले भी किसान देखे और उसको आगे बढ़ावा मिले। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि मोटे अनाज का उत्पादन करके आप कैसे अपने आय को बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा को भी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारी है दूसरी जानकारी की। तो हमारे किसान भाई बहन खेती बाड़ी के साथ साथ पशु पक्षी मवेशियों का पालन भी करते हैं। आज हम जानकारी दिलवाने वाले हैं पक्षियों में बर्ड फ्लू नियंत्रण एवं प्रबंधन के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पक्षियों में होने वाले बर्ड फ्लू रोग, उसके नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम सोय। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बर्ड फ्लू है क्या और इसका शुरुआती लक्षण कैसे हमारे किसान भाई पहचानेंगे? बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंज़ा एक बीमारी है जो कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस से होता है, टाइप ए वायरस। और ये इसको H5N1 नाम से भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की प्रोटीन से बना होता है, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। और यह एक तरह से कहा जाए तो जैसे फ्लू नाम से ही पता चलता है, इसमें सर्दी ज़ुकाम होती है और इसमें मुर्गियां फिर ये लक्षण सब दिखाते हुए फिर मरने लग जाती हैं। इसकी शुरुआती लक्षण कैसे हैं? कैसे हमारे किसान भाई पहचाने कि उनके पशु पक्षियों में या मुर्गियों में बर्ड फ्लू का प्रकोप शुरू हो गया है? देखिए, मुर्गियों का ये लक्षण होता है कि जब उन्हें यह बीमारी हो जाती है तो उनका सिर वाला हिस्सा, गले वाला हिस्सा और पैर वाला हिस्सा जो है वो फूलने लग जाता है और उनका जो ऊपर का कोम्ब होता है वो थोड़ा सा बैगनी रंग का होने लगता है और उसके नाक से पानी बहना शुरू होता है, सर्दी ज़ुकाम होने लगता है और एक एक करके मुर्गियां फिर मरने लग जाती है और आगे चल करके बहुत ही वृहद पैमाने पर मुर्गियों का मतलब की मृत्यु होने लग जाती है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये इसको बर्ड फ्लू हुआ है। अगर हमारे किसान भाइयों को पता चल गया कि उनके पशु पक्षियों में बर्ड फ्लू का प्रकोप शुरू हो गया तो उसका बचाव कैसे करेंगे? शुरुआती दौर से किस बातों का वो ध्यान रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो वायरस की वजह से होता है और वायरस में आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वाटर सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही तरीका यही होगा कि जो मुर्गियां हैं, जो इन्फेक्टेड मुर्गियां हैं, उन मुर्गियों को अलग कर दिया जाए और अलग करके उन लोगों का कलिंग कर दिया जाए और बाकी जो नए प्लॉट की जो मुर्गियां आई हैं उनको रखने का स्थान और पुरानी मुर्गियों को रखने का स्थान दोनों अलग होना चाहिए। इन लोगों को आप तभी मिला सकते हैं जब 21-22 दिन का अंतराल पूरा हो गया हो और जब भी आप मुर्गियों को कटिंग कर रहे हो तो फिर उन लोगों का जितना भी वेस्ट होता है उसको आप लोग
गड्ढा करके उसको वहाँ पर गाड़ करके ऊपर से ढक दीजिए, और चाहे तो चूना से भी उसको ऊपर से भर सकते हैं। और इसके अलावा उसके कभी आप उसका कटिंग कर रहे हैं तो फिर उसके ऑर्गन्स को इधर उधर ना फेंकें, और कोई भी काम आप लोग मुर्गियों के साथ करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग भी सैनिटाइज्ड हो, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, और सभी सुरक्षा जो नियम हैं उन सबों का पालन होना चाहिए, समय समय पर हाथ धोएं। तो ऐसे करके बर्ड फ्लू से खुद भी बचा जा सकता है और मुर्गियों को भी आगे बचाया जा सकता है। मैडम, हम आपसे जानना चाहें कि बर्ड फ्लू का प्रकोप क्या सिर्फ मुर्गियों में ही होता है, इसके अलावा और किन किन पक्षियों में, जैसे भेड़ हो गए, बकरी हो गए, इन सबों में भी अगर होता है तो इसकी रोकथाम कैसे हमारे किसान भाई करेंगे? देखिए, मुर्गियों में जो बर्ड फ्लू होता है H5N1, ये न केवल मुर्गियों में होता है बल्कि हर एक पशु पक्षी, चाहे वो टर्की हो गई, बटेर हो गए या फिर उड़ने वाली चिड़ियाँ सब हो गई, इन सबों में होता है। इसके अलावा अगर उसके संपर्क में इंसान भी आते हैं हम लोग, तो हमें भी बर्ड फ्लू हो सकते हैं, हमें भी सर्दी ज़ुकाम आ सकता है और हेडेक होगा, हमारा शरीर में अकड़न होगा, तो वो सब हमें हो सकता है। और रही बात बाकी पशुओं की, तो उन लोगों के भी फ्लू होते हैं, लेकिन वो अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू स्पेशली वो इंसानों में जा सकता है, बाकियों का अलग स्ट्रेन होता है। ये बेहद रूप ना ले, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें, या उससे वो बचाव कैसे हमारे किसान भाई कर पाएंगे? हमारे मुर्गी पालक किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग अपना जो फार्म है उसकी बढ़िया से साफ़ सफाई करवा लें। जितनी भी मुर्गी आप लोग नए लॉट ला रहे हैं उन लोगों को अलग से रखें, और उन्हें 21 से 22 दिन के बाद ही उन लोगों को बाकी मुर्गियों के साथ मिलाएं, और चूना द्वारा अपने फार्म की पूरी साफ़ सफाई करके, पूरा झाड़ू लगा करके उसे अच्छी तरह से साफ़ करें, और हो सके तो फ्यूमिगेशन भी कर दें। अगर किसी मुर्गी में थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ सिम्टम दिखाई दे रहा है, तुरंत उसको अलग कर ले, और अलग करके उसको आप किसी वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करके उनके द्वारा जांच करा ले, तो इससे आपका रोकथाम हो जाएगा। जो छोटे छोटे किसान भाई हैं जो मुर्गियाँ अपने घरों में पाल रहे हैं, क्या उसमें भी इसका प्रकोप हो सकता है? अगर हो सकता है तो उससे कैसे ये हमारे किसान भाई बचाएंगे? देखिए, हमारे बैकयार्ड पोल्ट्री जो होते हैं, वो बैकयार्ड पोल्ट्री वो जैसे कि देसी ठेठ देहाती मुर्गी जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों में, उनके कंपैरिजन में रेजिस्टेंस पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में भी यह सिम्टम आ सकता है। लेकिन अगर सही तरीके से उनका रखरखाव किया जाए, साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए और टीकाकरण सही समय पर किया जाए, तो काफ़ी हद तक बर्ड फ्लू से बचाव किया जा सकता है। मैडम, अंत में चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि बर्ड फ्लू से वो कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, बर्ड फ्लू से बचाव करने के लिए इस बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो आप लोग जितने भी हमारे किसान बंधु हैं वो लोग साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हफ्ते में 2 बार कम से कम चूना से उस फार्म को झाड़ू करें। समय समय पर हो सके तो फ्यूमिगेशन करें। जो मुर्गियां हैं उन लोगों स्वस्थ मुर्गी और जो अस्वस्थ मुर्गियां हैं उन लोगों को अलग रखें, और अगर नए लॉट को ला रहे हैं तो सही मतलब कम से कम 21 से 22 दिन का अंतराल रखें उन लोगों को मिलाने से पहले। आप लोग खुद भी सतर्क रहें। आप लोग जो भी बर्तन सब इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी कपड़ा सब इस्तेमाल करते हैं वो सब की साफ़ सफाई का, पूरा सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान दें। वाटर सैनिटाइजेशन पर ध्यान दें। इसके अलावा आप लोग जो हमारे कर्मी लोग, हमारे जो किसान भाई बंधु लोग उसमें काम करते हैं, अपना ख्याल रखते हुए वो लोग भी हाथ सही समय पर धोए, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये सब छोटी मोटे प्रबंधन द्वारा हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि बर्ड फ्लू से आप कैसे फैलने से रोक सकते हैं। मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैडम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो कैसी थी जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती है, लेकिन आपको तो पता है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। अब बारी है आपकी कागज़ और कलम उठाने की। तो फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची।
पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमें आप फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।